वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं शाकाहारी। तो मूवी की शुरुआत में अन्ना नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो इडली डोसे का होटल चलाता है और बड़े शौक से लोग उस होटल में खाना खाने आते हैं। लेकिन आज की रात जो उसने कांड किया उसके बारे में सोचकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। वो रात के अंधेरे में एक इंसान को मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उन्हें खाना पकाने की भट्टी में डालकर भून भी देता है ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो कि अन्ना ने ऐसा कांड किया है। अब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम अर्जुन नाम के सब इंस्पेक्टर को देखते हैं। उसकी पत्नी फोन करके कहती है कि तुम घर कब आ रहे हो, तुमने कहा था तुम अपना ट्रांसफर जल्दी करवा लोगे, लेकिन तुमने अभी तक ट्रांसफर नहीं करवाया, ना ही छुट्टी ली है। अरे मुझसे मिलने कब आ रहे हो? देखो मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, कल कुछ हो जाएगा तो इससे पहले तुम घर आ जाओ। एंड इस पर अर्जुन कहता है देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने ट्रांसफर की एंड मुझे उम्मीद है वो बहुत ही जल्द मिल जाएगा। इसके बाद अर्जुन सीनियर ऑफिसर को फोन करके अपने ट्रांसफर की बात करके पूछता है कि वो अप्रूव हुआ या फिर नहीं। जिस पर वो सीनियर ऑफिसर कहता है कि देखो अभी तुम्हारे हाथ में रिया नाम की लड़की का केस है, उसकी हत्या के आरोप में हमने उसके पति विजय को उठाया था, याद है? और एक बार विजय के ऊपर आरोप साबित हो जाए उसके बाद तुम्हारा ट्रांसफर पक्का। अब ये सुनकर अर्जुन परेशान हो जाता है कि काफी टाइम हो गया है, लेकिन सीनियर ऑफिसर हमेशा उसकी बात को टालते रहता है। दूसरी तरफ अन्ना के होटल में अक्सर लोग नाश्ता वगैरह करने आते रहते हैं, साथ ही पुलिस स्टेशन भी नजदीकी होता है और इसी पुलिस स्टेशन में अर्जुन भी रहता है, इसलिए वहाँ के सारे पुलिस वाले या हवलदार नाश्ता करने के लिए यहीं पर आते हैं। अब जैसे ही अन्ना के होटल के सामने से एक बस गुजरती है वो तुरंत उसको देखने के लिए चला जाता है, क्योंकि उस बस से एक महिला जिसका नाम कल्याणी है वो डेली सफर करती है और उसे देखने के लिए अन्ना डेली यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि पता है वो उसे पसंद करता है इसीलिए। एंड कल्याणी भी हमेशा उसको जाते हुए देखा करती है। दरअसल कल्याणी का डाइवोर्स हो चुका है, उसका एक बेटा भी है। साथ ही अन्ना की बात करें तो उसकी एज काफी ज्यादा है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। उसने पता है क्या किया, उसने जिम्मेदारियों को संभालने के चक्कर में खुद पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। कुछ टाइम के बाद एक हवलदार अर्जुन को आकर बताता है कि विजय जेल से भाग गया। एंड ये सुनकर तो अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत सभी पुलिस वालों के साथ विजय के पीछे जाता है, क्योंकि अगर विजय भाग निकला तो उसका ट्रांसफर तो समझो गया, साथ ही उसकी नौकरी भी जा सकती है। एंड तभी भागते हुए उनको विजय दिखाई देता है। वो सब उसे रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता, इसीलिए मजबूरन अर्जुन को उसके पैर में गोली चलानी पड़ती है। लेकिन गोली लगते ही विजय एक खाई से नीचे गिर जाता है और ये देखकर अब सारे पुलिस वाले घबरा जाते हैं कि कहीं वो मर ना जाए, क्योंकि अगर वो नीचे गिरकर मर गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि अभी तक तो ये भी साबित नहीं हुआ है ना कि विजय ने ही रिया को मारा, और अगर विजय मर गया ना अभी तो अर्जुन का ट्रांसफर तो छोड़ो सब कुछ चला जाएगा भाड़ में। एंड अब सभी खाई के नीचे विजय को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब इससे बेचारा अर्जुन परेशान हो जाता है कि एक तो घर पर पत्नी चिल्ला चिल्ला कर बुरा हाल कर रही है, ऊपर से विजय नाम की ये मुसीबत और पड़ गई मेरे ऊपर। दूसरी तरफ अन्ना जब होटल में आता है तभी पीछे से किचन में विजय आ जाता है जिसके पैर में गोली लगी है। वो अन्ना से कहते हैं कि प्लीज मुझे बचा लो, मैंने किसी को नहीं मारा। एंड ये देखकर अन्ना भी घबरा जाता है कि ये है कौन। तभी होटल में पुलिस वाले नाश्ता करने आ जाते हैं। अब अन्ना को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो सोचता है विजय की बात पुलिस वालों को बताऊं या फिर नहीं, लेकिन फिर विजय की ऐसी हालत को देखकर वो पुलिस को कुछ नहीं बताता और ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि उसके किचन में कोई है ही नहीं। हालांकि उसके हाथ जो होते हैं ना वो पुलिस के सामने होने की वजह से कांप रहे होते हैं, लेकिन तब भी वो कैसे भी करके मैनेज कर लेता है। फिर पुलिस के जाने के बाद अन्ना विजय से पूछता है कि आखिर पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी क्यों हुई है। तब विजय उसको अपनी कहानी सुनाता है एंड उस कहानी के अनुसार हम विजय को देखते हैं जो अपने दोस्त राजू के साथ रहता है, साथ ही दोनों अनाथ भी है, इसलिए राजू ही एक बड़े भाई की तरह उसकी देखभाल करता है। विजय राजू को बताता है मैंने फॉर्म भर दिया है, बस अब लेटर आने की देरी है। एक बार अगर लेटर आ जाए उसके बाद मैं बीएसएफ जवान बनने की ट्रेनिंग के लिए चला जाऊंगा। ये सुनकर राजू बड़ा खुश होता है और उसे कहता है कि जब तक लेटर नहीं आता तब तक हम एक लड़की देख कर आते हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, पसंद भी कर रखी है तुम्हारे लिए। देखो प्लीज मुझे मना मत करना, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई है इसलिए मेरी ये बात मान लो। विजय इस पर मान जाता है और जब वो उस लड़की को देखता है तो वो उसको पसंद भी आ जाती है। साथ ही वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रिया ही है। रिया भी विजय को पसंद करने लगती है, इसलिए उन दोनों की शादी करा दी जाती है। अब शादी के थोड़े दिन के बाद विजय को एक लेटर मिल जाता है कि उसको ट्रेनिंग के लिए आना होगा। हाँ, ये देखकर रिया उदास हो जाती है। होता है नई नई शादी में, वो सोचती है कि विजय अब उसको छोड़कर चला जाएगा। विजय भी उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो सिर्फ 2 साल की तो बात है, 2 साल के बाद मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस आ जाऊंगा, इसलिए रिया मान जाती है। अब 2 साल पूरा होने के बाद विजय रिया के पास वापस आता है, लेकिन करीब 15 से 20 दिन के बाद उसे फिर बुला लिया जाता है। वो ठीक तरह से रिया को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा होता है। एंड तब एक दिन राजू विजय को एक लेटर के जरिए कहता है देखो जितना तुम रिया से दूर हो वो तुमसे उतना ही दूर होती जा रही है। मैंने आजकल उसको एक लड़के के साथ देखा है, उसका नाम रमेश है, वो अक्सर उसके साथ घूमने जाती है, इसलिए हो सके तो कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ। एंड ये पढ़कर विजय एकदम से टूट जाता है कि उसके साथ ही क्या हो गया। वो तुरंत छुट्टी लेकर घर आता है और रिया से रमेश के बारे में पूछता है। वो भी रोते हुए कहती है कि इन सब के जिम्मेदार तुम खुद हो। हमारी शादी को 2 साल हो गए और इन 2 सालों में तुमने एक
महीना भी मेरे साथ नहीं गुजारा। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जिसे तुम पूरा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। ये सुनकर विजय का दिल ही टूट जाता है और वो राजू के साथ बार में आकर काफी सारी शराब पीना शुरू कर देता है, जहाँ उसे रमेश के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और इसी गुस्से में वो घर आता है और घर आने के बाद उसे उसके कमरे में रिया और रमेश दिखाई देते हैं। विजय को देखकर रमेश तो वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन तब विजय अपना सारा गुस्सा रिया पर उतार कर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद वो नशे में होने की वजह से बेहोशी हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो रिया उसको मृत दिखाई देती है और कमरे में सिर्फ विजय के मौजूद होने से पुलिस उसे उठाकर लेकर जाती है। अब ये सारी कहानी सुनकर प्रेजेंट में अन्ना काफी हैरान हो जाता है कि बड़ी अजीब कहानी है यार विजय तुम्हारी। वहीं राजू एक वकील से मिलता है ताकि वो विजय के केस को लड़ सके। वो वकील को सारी बात बताता है। अब ये सुनकर वकील उसका केस लेने के लिए मान तो जाता है। फिर अगले दिन अन्ना के होटल पर वही डेली वाले वो हवलदार खाना खाने आते हैं, लेकिन जब अन्ना उनको नाश्ता परोस रहा होता है तभी किचन के अंदर से विजय को खांसी हो जाती है। अब ये देखकर अन्ना घबरा जाता है कि कहीं पुलिस वालों को शक ना हो जाए, इसलिए विजय जैसे तैसे मुंह पर कपड़ा रखकर अपनी खांसी रोक लेता है। अब इससे पुलिस वालों को शक भी नहीं होता और वो खाना खाकर चले जाते हैं। अब रात को विजय पैर में लगी गोली को निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि गोली की वजह से उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन गोली निकालने से जो दर्द होता है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके मुंह से चीखें निकलने लग जाती। अब इससे होता यह है कि ये सारी चीजें पड़ोस का एक आदमी सुन लेता है और वो अन्ना के होटल में आता है। वो पूछता है कि भाई चीखें कहाँ से आ रही हैं? अन्ना जैसे तैसे उसको बहाना करके भगाई देता है वहां से, लेकिन तब विजय अन्ना से कहता है कि आपने जो मेरे लिए किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी वजह से आपको मुसीबत में नहीं डाल सकता। बस एक और मेहरबानी कर दीजिए, हो सके तो किसी दूसरे शहर का टिकट ला दीजिए, मैं वहां चला जाऊंगा। अब ये सुनकर अन्ना को काफी बुरा लगता है कि विजय बेचारा कितनी मुसीबत से गुजर रहा है। इधर रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि विजय ने रिया की जान नहीं ली, क्योंकि रिया का गला घोंटने से उसकी जान गई थी और गले पर मिले फिंगरप्रिंट विजय से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। ये देखकर अर्जुन और परेशान हो जाता है कि विजय तो निर्दोष निकला। अब अगर विजय कहीं मर गया तो मेरे तो 100% चांसेस है फंसने के, और अगर विजय अपराधी होता तो अर्जुन तो कुछ भी कहकर बता सकता था। वो झूठ भी कह सकता था कि सजा की वजह से उसने जेल में आत्महत्या कर ली, लेकिन अभी अर्जुन को नहीं पता कि विजय जिंदा है, इसलिए ये घबरा रहा है और इसको अब कैसे भी करके विजय को ढूंढना होगा और अब अर्जुन को ये पता लगाना होगा कि विजय बचा हुआ है या फिर नहीं। हमें तो पता है ना कि वो बचा हुआ है, लेकिन अर्जुन को नहीं। वहीं दूसरी ओर विजय बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसके साथ उसको ढूंढने के चक्कर में राजू की भी हालत खराब हो रही होती है, क्योंकि राजू के पास भी अभी तक विजय की कोई खबर नहीं मिली है। इधर अन्ना विजय के लिए टिकट का बंदोबस्त कर लेता है और उससे कहता है बस सुबह 4 बजे की है, मैं तुम्हें 3 बजे उठा दूंगा, उसके बाद तुम बस में आराम से निकल जाना। विजय सो जाता है, लेकिन जब अन्ना 3 बजे उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो उठता ही नहीं, क्योंकि बेचारा विजय मर चुका है। गोली निकालने की वजह से उसे इतना तेज बुखार चढ़ा जिसकी कोई हद ही नहीं थी और इलाज न होने की वजह से उसकी जान चली गई। अब ये देखकर तो अन्ना की हालत खराब हो जाती है कि अब कहीं मैं न फंस जाऊं इसके मर्डर में। वो छुपके से विजय को ठिकाने लगाने की सोचता है, लेकिन कुछ पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस वाले उसको देख लेते हैं, इसलिए अन्ना वहां से चला जाता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए आखिर में वो एक बड़ा चाकू निकाल कर विजय के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसे किचन की भट्टी में डालकर बिल्कुल भून देता है, जिस वजह से विजय का शरीर ठिकाने लग जाता है। लेकिन दोस्तों ये वो सीन नहीं है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, लेकिन अन्ना ने और भी कई राज छुपा के रखे हुए हैं जो हमें आगे रिवील होंगे। अगले दिन होटल में फिर से पुलिस वाले आते हैं। उनकी बातों से अन्ना को पता चलता है कि ये साबित हो चुका है कि विजय ने रिया को नहीं मारा, वो निर्दोष है। ये सुनकर बेचारे अन्ना की आंखों से आंसू निकल आते हैं कि बेचारे विजय की किस्मत कितनी खराब थी। उसके निर्दोष होने की खबर भी तब आई जब वो इस दुनिया में नहीं रहा। साथ ही होता यह है कि खाने की भट्टी में विजय का शव जलने की वजह से अन्ना के होटल के खाने का टेस्ट थोड़ा अजीब हो जाता है, उसमें अलग ही स्मेल आती है, इसलिए कुछ लोग उस पर चिल्लाते भी हैं कि ये क्या बना दिया तुमने। पर अन्ना उन लोगों पर भड़क पड़ता है कि खाना है तो खाओ वरना यहाँ से निकल जाओ। अगले सीन में अर्जुन के पास वही वकील आता है जिसने विजय का केस लिया था। वो अर्जुन से कहता है कि देखो मुझे पता चल गया कि विजय जेल से भाग चुका है और अगर वो नहीं मिला तो तुम बुरे फंसोगे, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मेरा एक पुराना केस है जिसे मैं लड़ रहा हूँ, उस केस को भी सॉल्व करने की जिम्मेदारी तुम्हें मिली थी, तो अगर तुम कोर्ट में जो मैं कहूँ वो बोलने के लिए तैयार हो तो मैं वो केस जीत जाऊंगा, और अगर मैं वो केस जीत गया तो मैं विजय के केस में तुम्हें बचाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये सुनकर अर्जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे धमकाते हुए कहता है कि दोबारा ऐसी बात कही ना तो अंदर बंद करवा दूंगा, और मैं पहले से इतना परेशान हूँ और परेशान मत करो। इतना कहकर वो चला जाता है। कुछ टाइम के बाद होता यह है कि अन्ना के होटल में कल्याणी अपने बेटे के साथ आती है, जिसको देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कल्याणी उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हिम्मत न होने की वजह से वो अपने बेटे के हाथों एक चिट्ठी अन्ना को देती है, जिसको वो बड़ी खुशी से पढ़ने लग जाता है, और जो वो सोच रहा था वही चीज उसमें लिखी होती है कि कल्याणी उसे पसंद करती है और वो उससे शादी करना चाहती है। ये सुनकर तो अन्ना हवा में उड़ने लग जाता है और कल्याणी के सपने देखना शुरू कर देता है। अगले सीन में
अर्जुन अना के होटल में आता है, क्योंकि आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस से उसे कुछ हैरान कर देने वाली चीज का पता चला था। अब उसे वहां पर देखकर अना की भी हालत खराब कि इतनी रात गए पुलिस यहाँ पर क्यों आई है, क्या मकसद है इनका, कहीं ने मेरे कांड के बारे में पता तो नहीं चल गया। तब अर्जुन उससे कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा भाई रमेश अभी कहाँ पर है। दोस्तों ये रमेश वही है जिसके साथ रिया घूमने लगी थी। एंड ये सुनकर अना घबरा जाता है कि वो इसका क्या जवाब दे। वो वहां पर बहाना करने की कोशिश करता है, पर अर्जुन के पास सीसीटीवी फुटेजेस होती हैं कि रमेश अना के घर उस रात आया था जिस रात रिया की जान गई थी। ये देखकर तो अना अर्जुन से कहता है, रमेश मेरे पास आया था मुझसे पैसे मांगने। जिसके बाद हम उसी रात का सीन देखते हैं जहाँ पर रमेश अना के पास आकर उससे पैसे मांगने लग जाता है। अना के पूछने पर कि उसे पैसे क्यों चाहिए, तो रमेश कहता है कि मुझे शहर से भागना है, मैंने रिया नाम की लड़की की जान ले ली है। वो मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन जब उसके पति विजय दोबारा घर आया तब उसने मेरे साथ रिलेशनशिप तोड़ दी। एंड ना मैं उसके साथ मजे कर पाया, ना ही उसके घर से पैसे चुरा कर भाग पाया, क्योंकि मेरा काम तो यही है, लड़कियों को फंसाना, उनके साथ मजे करना, उनके घर से पैसे चुरा कर भाग जाना। लेकिन जब विजय ने मुझे देखा तो वो बेहोश हो गया और उसी का फायदा उठाकर मैंने रिया की जान ले ली और वहां से भागकर यहाँ पर आ गया। ये सुनकर तो अना के होश ही उड़ जाते हैं। वो गुस्से में एक ही थप्पड़ रमेश को मारता है कि उसकी जान चली जाती है। एंड इस चीज से अना को एकदम शॉक लगता है कि अब वो तो बुरा फंस जाएगा, इसलिए वो सबसे पहले रमेश के शरीर के टुकड़े करके भट्टी में भून देता है। और यही हमको मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था दोस्तों। ये वही सीन है जब अना ने किसी इंसान के शरीर के टुकड़े भट्टी में डाल दिए थे। अब अर्जुन अना से विजय के बारे में पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ, जिस पर अना उसको सब कुछ बता देता है कि जब मैंने विजय को देखा तो मुझे उस पर दया आ गई कि उसकी जिंदगी मेरे भाई ने बर्बाद कर दी, इसलिए मैंने उसकी मदद की और उसे यहाँ पर छुपा दिया, लेकिन वो बेचारा खुद मर गया, इसलिए मुझे उसे भी ठिकाने लगाने पड़ा। अब ये सुनकर अर्जुन एकदम हैरान रह जाता है कि अना इंसान है या कसाई। वो उससे कहता है कि तुम्हारे इस बयान से विजय और रिया का केस बिल्कुल सॉल्व हो गया है। रमेश ने रिया को मारकर विजय को फंसा दिया और जब तुम्हें उसकी सच्चाई पता चली तो तुमने उसे ठिकाने लगा दिया। और विजय तुम्हारे पास इतने दिनों से था तो तुमने पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं दी, और उसके मरने के बाद तुमने उसे भट्टी में फूंक दिया, इसलिए तुम्हें अब पुलिस स्टेशन चलना होगा ताकि इस केस के सॉल्व होने के बाद मेरा ट्रांसफर हो जाए। लेकिन अना कहते हैं तुम्हारे पास कोई सबूत तो नहीं है ना मेरे खिलाफ कि ये सब मैंने किया। अब अर्जुन कहता है, अच्छा मैं क्या तुम्हें बेवकूफ नजर आ रहा हूँ, जो तुमने कहा मैंने सारी बात रिकॉर्ड कर ली है। एंड वो जैसे रिकॉर्डिंग अना को सुनाने वाला होता है उससे पता चलता है कि रिकॉर्डिंग डिवाइस में बैटरी ही नहीं थी जिसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब ये देखकर अना हंसते हुए अर्जुन का मजाक उड़ाने लग जाता है कि किस बेवकूफ इंसान को पुलिस वाला बना दिया बताओ। अर्जुन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में अना को ऐसा धक्का मारता है कि उसके सर में कीला घुस जाता है, जिसकी वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। हाँ भाई, ये देखकर तो अर्जुन अब पागल, उसकी समझ में नहीं आता कि ये मेरे से क्या हो गया। वो और बुरी तरह फंस जाता है। विजय के ऊपर पहले उसकी मुसीबत थी, अना ने मरकर उसकी और मुसीबत बढ़ा दी। अब कोई चारा न होने पर अर्जुन अना की तरह अन्ना को ही काट कर भट्टी में डाल देता है, लेकिन तभी उसे अजीब सा महसूस होता है और वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है, क्योंकि उस चालाक अन्ना ने जो चाय अर्जुन को यहाँ पर दी थी उसके अंदर कुछ मिला दिया था, जिससे अर्जुन की जान चली गई। इससे सारे पुलिस वाले घर आकर वहाँ छानबीन करने लग जाते हैं। तभी कल्याणी को वहाँ पर आधा जला हुआ अन्ना का लेटर मिलता है, जिसमें वो कल्याणी से कहना चाहता था कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और जल्द ही तुमसे शादी कर लूंगा। और ये पढ़कर कल्याणी रोने लग जाती है और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड एंडिंग थी यार इसकी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और हाँ, अन्ना ने काम सही किया या गलत उसके बारे में भी कमेंट में बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।